जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं लेंस, जिसमें हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, और इसी के साथ इसमें हम देखने वाले हैं इंटरफेरेंस को, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। लेंस, लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसकी दो सतहों में से एक सतह कैसी होती है? गोलीय होती है। याद रखिएगा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी दो सतहों में से एक सतह गोलीय होती है। और लेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव। तो आप यहां पर चित्र में देख रहे हैं कि एक उत्तल लेंस दिखाया गया है और एक अवतल लेंस को दिखाया गया है। तो उत्तल लेंस यहां पर क्या कर रहा है कि आने वाली प्रकाश की सभी किरणों को उसने एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया है, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया है, एक ही पॉइंट पर फोकस कर दिया है, और जिस पॉइंट पर उसने सभी किरणों को फोकस किया उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, जिसको हम F से लिखते हैं। क्लियर? अब यहां पर देख लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस के थ्रू क्या हुआ कि आने वाली सभी आपतित किरणों को इसने क्या किया? फैला दिया है, यानी कि इसने डाइवर्ज कर दिया है। तो यहां पर जो फोकस पॉइंट बनेगा वो लेंस के पीछे बनेगा। ठीक है, लेंस के उधर साइड बनेगा जिधर से हमारे जो प्रकाश की किरण आपतित हुई है उस साइड ही ये उसको फोकस करेगा। क्लियर है? तो यहां पर उत्तल और अवतल के बारे में हमने देख लिया कि एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो आइए पढ़ लेते हैं इनके प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति कैसी होती है? उत्तल लेंस की प्रकृति कन्वर्जिंग होती है, जिसको हम हिंदी में अभिसारी बोलते हैं, और लेंस पर पड़ने के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। यानी कि देखिए, ये अगर हम इसको मान लें कि यहां से ये इसका मुख्य अक्ष है, तो देखिए लेंस पर पड़ते ही किरणें क्या हुई? मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ गई है। लेकिन अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कि अपसारी लेंस इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा लेंस पर पड़ने के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो यहां पर अगर हम इसको मुख्य अक्ष मान लें तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लेंस पर जैसे ही किरणों को डाला गया तो क्या हुआ कि लेंस के मुख्य अक्ष से किरणें दूर जाने लगी। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग, यानी कि ये अपसारी लेंस हुआ, ये किरणों को डाइवर्ज करता है। इसी के साथ केंद्र की मोटाई तो उत्तल लेंस में अधिक होती है और अवतल लेंस में कम होती है। अब देख लेते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है? OF, यानी कि यहां से केंद्र से, लेंस के केंद्र से और जो हमारे पर्दा है जिस पर उसने फोकस पॉइंट बनाया है उस तक की दूरी हम क्या कहते हैं? OF, यानी कि फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि लेंस के केंद्र बिंदु से फोकस पॉइंट तक की जो जितनी भी दूरी होगी उसको हम कहेंगे फोकस दूरी। क्लियर है? अब U वस्तु की दूरी अगर हम मान लें, जहां पर वस्तु रखी गई है, इसको हम आगे देखेंगे, सही तरीके से समझेंगे। और V प्रतिबिंब की दूरी मान लें, जहां पर फोकस हुआ है, प्रतिबिंब बना है, वहां V अगर हम डिस्टेंस मान लें, और ये सभी दूरी कहां से हैं? ये सभी दूरी है लेंस के O पॉइंट से, केंद्र से। और F को हमने मान लिया कि फोकस दूरी है। तो इनके बीच संबंध क्या होगा? तो इनके बीच संबंध होता है, फॉर्मूला हमारे पास 1/f = 1/v - 1/u, जहां f क्या है? फोकस दूरी है, और v प्रतिबिंब की दूरी हुई, और जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है? u है। तो उत्तल और अवतल लेंस में दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो दोनों लेंस का सेम होता है। आइए देख लेते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो उत्तल लेंस के लिए m = v/u होता है, और हम देखते हैं कि अवतल लेंस के लिए इसमें भी सेम आ जाता है। तो रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से हम प्रदर्शित करते हैं और लिखते हैं v/u।
और अवतल लेंस के लिए भी एज इट इज होता है। अब देख लेते हैं शक्ति यानी कि लेंस की पावर क्या होती है। तो P इक्वल टू 1/f, और इसको जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम डायोप्टर में, और डायोप्टर क्या होता है 1/m यानी कि 1/मीटर हम डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि f जो है वो किसमें होती है, मीटर में है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो उत्तल लेंस की पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और जो अवतल लेंस की पावर होती है वो हमेशा निगेटिव होगी। इसको आप याद रखिएगा। आप इसी से पावर को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की पावर कौन सी है और अवतल लेंस की पावर कौन सी है। अगर निगेटिव में दिया हुआ है तो वो होगा अवतल लेंस, और पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो होगा उत्तल लेंस। उसको हम उत्तल लेंस की पावर P बोलेंगे, और जिसका मात्रक होता है डायोप्टर। आप इस बात को याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जो आपको याद रखने ही चाहिए। ऐसे पॉइंट्स जो लेंस के न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वे पॉइंट जिसको हम यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है, सभी किरणें लेंस पर बाईं ओर से आपतित होती हैं। क्लियर है, सभी किरणें लेंस से बाईं ओर आपतित होती है। बाईं ओर से लेंस पर आपतित होंगी सभी किरणें। आप यहां पर देख लीजिएगा, ये उत्तल लेंस है, इसमें भी बाईं ओर से ही लेंस पर किरणें आपतित हो रही हैं, और यहां पर भी अवतल लेंस में क्या हो रहा है कि आपतित किरण बाईं ओर से ही आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से नापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र हम किसको बोल रहे हैं, जो लेंस का मिड पॉइंट है O, उसी से सभी दूरियों को हम नापते हैं, चाहे वो वस्तु की दूरी हो और चाहे वो फोकस, जो हमारे पास फोकस दूरी है, फोकस पॉइंट है, उसकी दूरी भी हम किससे नापेंगे, O से ही नापेंगे। यानी कि जो लेंस का O केंद्र होगा उसी से सभी दूरियां नापी जाती हैं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि O से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और पॉजिटिव तथा बाईं ओर निगेटिव ली जाती हैं। आप इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन दूरियों को लेने में पॉजिटिव और निगेटिव में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि पॉजिटिव कहां लेनी है और निगेटिव दूरी हमें कहां लेनी है। तो प्लस माइनस साइन में वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा जो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, वो सही होता है या गलत हो रहा है। तो इसको आप याद रखिएगा कि O से दाईं ओर, यहां पर देखिएगा, O से दाईं ओर की सभी दूरियां हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर। और O से बाईं ओर जितनी भी हम दूरियां लेंगे वो हमेशा निगेटिव लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई ऊंचाई पॉजिटिव तथा नीचे जो नापी गई ऊंचाई होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। देखिएगा, जो मुख्य अक्ष से नीचे हम निगेटिव लेंगे और मुख्य अक्ष से ऊपर हम जैसे ही चलेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है। ये चाहे O के दाईं ओर हो और चाहे बाईं ओर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल हम ये देखते हैं कि जो हमारा मुख्य अक्ष है लेंस का, उससे ऊपर अगर हम कोई भी ऊंचाई नापेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और नीचे अगर हम कोई भी गहराई नापते हैं, नीचे को अगर कितनी भी दूरी हम लेते हैं तो वो कैसी लेंगे, निगेटिव लेंगे। आप इस बात को समझ लीजिएगा। आइए अब देख लेते हैं लेंस की शक्ति के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। तो यहां पर हमने आपको 2 लेंस शो कराए गए हैं। तो फर्स्ट लेंस में हमने क्या देखा कि जो आपतित किरण लेंस पर होती है तो लेंस क्या करता है, उसको कम, बहुत ही कम कन्वर्ज करता है। और सेकंड लेंस में हमने देखा वो काफी ज्यादा आपतित किरण को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसकी तरफ मोड़ देता है। सेकंड है कि जो फोकस पॉइंट है फर्स्ट लेंस का वो काफी ज्यादा दूर है और जो फोकस पॉइंट सेकंड लेंस का हम देख रहे हैं वो काफी ज्यादा नजदीक है। तो इन अंतर को देख करके हम बता सकते हैं कि लेंस की पावर किसकी ज्यादा है और किस लेंस की पावर कम है। तो आइए देख लेते हैं कि वे पॉइंट क्या है जिसको हम लेंस की फोकस दूरी से ही बता सकते हैं कि लेंस पावरफुल है या फिर लेंस पावरलेस है।
किस लेंस की पावर ज्यादा है, किस लेंस की पावर कम है, वो हम फोकस दूरी को देख करके बता सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। दोनों उत्तल लेंस पर अनंत से आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं। क्लियर है? दोनों लेंस हैं, इन पर अनंत से आती हुई किरण आपतित हो रही है और हम जानते हैं कि समानांतर किरणें लेंस पर अपवर्तन के पश्चात फोकस एफ से गुजरती हैं और इसी के फलस्वरूप दोनों लेंस में किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस एफ से गुजरती हैं। क्लियर है? अपवर्तन के पश्चात जो किरण है वो कहां से गुजरती है? एफ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। अब यदि हम ध्यान दें, जो जैसा कि हमने बताया कि लेंस L1 की अपेक्षा लेंस L2 द्वारा किरणों को अधिक मोड़ा गया है। क्लियर है? लेंस सेकंड वाला जो है उसने किरण को ज्यादा मोड़ा है मुख्य अक्ष की तरफ और लेंस 1 जो है उसने कम कन्वर्ज किया है मुख्य अक्ष की तरफ आपतित किरण को। तो इसी से हम यह पहचान सकते हैं कि किस लेंस की पावर ज्यादा है और किस लेंस की पावर कम है। तो अब देख लेते हैं किसी लेंस का वह गुण, ये डेफिनेशन है, किसी लेंस का वह गुण जिसके कारण वह किरणों को मोड़ने की क्षमता रखता है शक्ति कहलाता है। मतलब यह है कि कोई लेंस हमने लिया, कोई हमारे पास दो लेंस हैं, उन दो लेंसों को हम देखेंगे कि कौन सा लेंस आपतित किरण को सबसे ज्यादा मोड़ने की क्षमता रखता है, तो उसी की जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगी। जो आपतित किरण को सबसे ज्यादा मोड़ेगा किसकी तरफ? मुख्य अक्ष की तरफ, तो उसी की जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम का मतलब यह है कि अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो पावर घटती जाएगी, यानी कि फोकस दूरी को हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? पावर घटती जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो मात्रक होता है पावर का वो 1/मीटर होता है, क्योंकि जो फोकस दूरी है वो दूरी किस में होती है? मीटर में होती है, तो 1/मीटर हो जाएगा और 1/मीटर को हम लिखते हैं डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं। तो 1/m = d हम बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं कला संबंधता, जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यदि प्रकाश के दो स्रोत, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रकाश के दो स्रोत लगातार एक समान तरंगदैर्घ्य, समान आवृत्ति तथा नियत कलांतर का प्रकाश उत्सर्जन करें। कैसा प्रकाश उत्सर्जन करें? समांतर तरंगदैर्घ्य, ठीक है, समान तरंगदैर्घ्य यानी कि एक जैसी और एक जैसी ही आवृत्ति और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं नियत कलांतर। अगर ऐसा प्रकाश कोई दो स्रोत उत्पन्न करती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कला संबंध प्रकाश स्रोत बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्लियर है? तो आइए इसको डीपली समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कला संबंधता कोहेरेंस होती क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए इसको जान लेते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं लेंस के बारे में। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसकी प्रकृति कैसी होती है, रेखीय आवर्धन कैसा होता है, अगर अनंत पर वस्तु रखी हो तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, और अगर फोकस दूरी हमारे पास इस तरीके से बने कि जो भी लेंस लिया हुआ है वो अगर आपतित किरणों को ज्यादा कन्वर्ज कर दे तो उसकी पावर कैसी होगी, किस तरीके से हम उसका प्रतिबिंब निकालेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या उल्टा होगा, और लेंस के किस साइड में प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, तो उसको आज हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने एक सारणी ली हुई है जो उत्तल लेंस की है। यहां पर 4 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट है वस्तु की स्थिति, फर्स्ट कॉलम में वस्तु की स्थिति के बारे में बात करेंगे। सेकंड कॉलम में प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे कि प्रतिबिंब चित्र में कहां पर और कैसे बनेगा। थर्ड कॉलम में प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात करेंगे और फोर्थ कॉलम में जो लेंस की रेखीय आवर्धन है हम उसके बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं वस्तु की स्थिति कहां पर है? अनंत पर है। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, बिंदु आकार का और फोकस पर ही प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। यानी कि अगर अनंत दूरी पर वस्तु रखी हो और उससे किरण आपतित की जा रही हो तो लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पॉइंट पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का बनेगा। क्लियर है? देखिएगा, यू क्या है? वस्तु की दूरी है, लेकिन वो क्या है? अनंत है।
और माइनस चिन्ह आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जैसा कि हमने बताया था कि लेंस से बाईं ओर जितनी भी दूरियां हम लेते हैं वो कैसी लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो इसीलिए u क्या है, निगेटिव इन्फिनिटी है, और v हमारे पास प्लस f है। और प्लस f इसलिए लिया गया है क्योंकि ये लेंस के दाईं ओर है। तो हमें पता है कि दाईं ओर जो भी दूरी हम लेते हैं वो कैसी लेते हैं, पॉजिटिव, और निगेटिव दूरी हम लेते हैं लेंस के बाईं ओर। क्लियर। रेखीय आवर्धन देख लेते हैं। तो अत्यंत छोटा और निगेटिव, अत्यंत छोटा तथा निगेटिव रेखीय आवर्धन होगा। अगर लेंस के उत्तल लेंस है और अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और एक बिंदु आकार का होगा। और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और रेखीय आवर्धन कैसा होगा, अत्यंत छोटा और निगेटिव होगा। क्लियर है। दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं। अनंत व 2f के मध्य, अनंत व 2f के मध्य अगर हम वस्तु को रखें, यानी कि यहां पर हमने वस्तु को रखा गया है और यहां से किरण आपतित कराई, तो हमारे पास जो भी फोकस पॉइंट होगा वो यहां से होगा और अपवर्तन की जो किरण होगी, अपवर्तित किरण इस फोकस से गुजरेगी और प्रतिबिंब कहां पर बनाएगी, इस पॉइंट पर बनाएगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा और f व 2f के मध्य होगा। क्लियर है। यानी कि हम ये समझ लें कि प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरीके से बन रही है। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे है तो प्रकृति किस तरीके से होगी, और वस्तु की स्थिति अगर अनंत या फिर 2f के मध्य है, अनंत व 2f के मध्य है, तो वस्तु की स्थिति वास्तविक, उल्टी और छोटी f व 2f के मध्य होगी। और रेखीय आवर्धन कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, निगेटिव होगा। और हमेशा जो वैल्यू होगी इस स्थिति में वो कैसी होगी, माइनस में होगी, यानी कि 1 से हमेशा छोटी होगी। क्लियर है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, यदि वस्तु की स्थिति 2f पर हो, यदि वस्तु की स्थिति कहां पर हो, 2f पर हो, तो वस्तु की प्रकृति, जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति किस तरीके से होगी, आइए देख लेते हैं। यहां पर अगर 2f पर वस्तु रखी गई है और यहां से एक किरण आपतित कराई गई, तो यहां से जो अपवर्तित किरण होगी वो फोकस से गुजरेगी और यहां पर इस पॉइंट पर प्रतिबिंब बनाएगी। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा, समान आकार का। मतलब यह है कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन उल्टा दिखाई देगा, यानी कि वस्तु अगर सीधी रखी हुई है तो वो वस्तु को उल्टा दिखाएगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा, समान आकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा और 2f पर दिखाई देगा, 2f पर ही हमको दिखाई देगा। और रेखीय आवर्धन कैसा होगा, -1। क्लियर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्थिति कैसी हो, यदि 2f तथा f के मध्य वस्तु को रखा जाए तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अगर यहां पर हमने वस्तु को रखा है और ये किरण यहां से आपतित हुई है, तो अपवर्तित किरण f से गुजर करके यहां इस पॉइंट पर एक प्रतिबिंब बनाएगी जो कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा, बड़ा और 2f के बाहर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा, बड़ा और 2f के बाहर आपको दिखाई देगा। क्लियर है। और रेखीय आवर्धन निगेटिव में होगा। कैसा होगा रेखीय आवर्धन, निगेटिव में होगा। नेक्स्ट स्थिति देख लेते हैं, यदि वस्तु कहां पर हो, f पर रखी हो, यदि वस्तु f पर रखी हो और लेंस पर आपतित होने वाली किरण f से होती हुई अनंत पर जाती हुई दिखाई दे रही हो, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बन रहा है। क्लियर है, वो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो वस्तु पर का बनने वाला प्रतिबिंब जो भी होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, उल्टा होगा और बहुत बड़ा हमको जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देगा, लेकिन कहां पर, अनंत पर। क्लियर है। कैसी प्रकृति होगी प्रतिबिंब की, वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा और अनंत पर यह प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर जो वस्तु की दूरी है वो -f होगी, क्योंकि जो बाईं ओर है वो f पॉइंट है, तो -f होगी। और v कहां पर है, अनंत पर है। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि वस्तु की स्थिति यदि f व o के मध्य हो, o कहां पर है, ये लेंस का मिड पॉइंट o कहलाता है, तो o और f के मध्य कहीं पर अगर वस्तु रखी हो तो क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी,
सीधा बड़ा वस्तु के पीछे बनेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? जो वस्तु रखी हुई है वो यहां पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस के बाईं ओर ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो कैसी प्रकृति का होगा? आभासी होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। और वस्तु के कहां पर बनेगा? वस्तु के पीछे वो प्रतिबिंब बनेगा। और कब बनता है? यदि F और O के मध्य में हमने कोई वस्तु रखी हो और लेंस हमारे पास उत्तल हो और उसकी प्रकृति हमें देखनी हो, तो कैसी दिखेगी? आभासी, सीधा, बड़ा और वस्तु के पीछे इसका प्रतिबिंब हमको बनता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? मतलब कहने का यह है कि जब तक हम फोकस दूरी को लेंस की तरफ को, ठीक है, फोकस दूरी यह है, लेंस की तरफ को फोकस दूरी को हम पार नहीं कर लेते, तब तक वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बन रहा था? वास्तविक बन रहा था। जैसे ही हमने फोकस दूरी को पार किया, लेंस के ओ पॉइंट की तरफ को हमने वस्तु को रखा, तो जैसे ही हमने इस पॉइंट को देखा तो हमारे पास जो प्रतिबिंब की प्रकृति आती है वो आभासी आ जाती है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, बड़ा बनता है और वस्तु के पीछे बना हुआ दिखाई देता है। और रेखीय आवर्धन भी कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। तो यहां पर दोनों ही, यानी कि जो वस्तु थी और वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां पर दिखाई दे रहा है? लेंस के बाईं ओर दिखाई दे रहा है। तो आपको सही तरीके से ध्यान है कि जब वस्तु के बाईं ओर हम कोई भी दूरी लेते हैं तो वो कैसी लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो u ये भी निगेटिव होगा और जो v है वो भी हमारे पास निगेटिव ही आएगा। क्लियर है? अब जब हमने उत्तल लेंस के बारे में जान लिया है, तो यहां पर हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट अवतल लेंस के बारे में होंगे, तो आप देख लीजिएगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और वस्तु अगर मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, रेखीय आवर्धन कैसा होगा, इसको हम जान लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर अगर प्रतिबिंब के जो हमारे पास वस्तु है उसकी स्थिति कहां पर हो? अनंत पर हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा प्रकृति का होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, अत्यंत छोटा होगा और फोकस पर F बनेगा। कहां से बनेगा? फोकस F पर बनेगा। जब लेंस अवतल हो तो हमारे पास जो अनंत पर वस्तु की स्थिति दिखाई गई है उस पे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा और फोकस F पर बनेगा। और उसका आवर्धन अत्यंत छोटा तथा कैसा होगा? धनात्मक होगा। अत्यंत छोटा तथा धनात्मक होगा। किस स्थिति में? अवतल लेंस की स्थिति में। क्लियर है? यहां पर अब सेकंड स्थिति देख लेते हैं कि वस्तु अक्ष पर कहीं पर भी रखी हो। यदि वस्तु अनंत को छोड़ करके किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी वस्तु को हम रख दें मुख्य अक्ष पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, छोटा और F व O के मध्य बनेगा। यानी कि अगर हम वस्तु को यहां पर रख दें तो देखिएगा यहां हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा है? सीधा है। और जब भी कोई प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है तो उसको कैसा बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। यानी कि वस्तु की ही तरफ बन रहा है तो आभासी होगा और सीधा होगा, लेकिन क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। और कहां पर पोजीशन है? पोजीशन है O और F के मध्य। ठीक है? और रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होने के बावजूद भी हम क्या देखते हैं कि जो u है वो निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि लेंस के बाईं ओर की दूरी हम कैसी लेते हैं स्टूडेंट्स? निगेटिव लेते हैं। क्लियर है? ये आप सभी जानते होंगे। आई होप आपके समझ आया होगा। तो हम देख रहे थे कला संबंधता। कला संबंधता क्या होती है? यदि प्रकाश के 2 स्रोत लगातार एक समान तरंगदैर्ध्य, समान आवृत्ति तथा नियत कलांतर का प्रकाश उत्सर्जन करें तो उन्हें कला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? कला संबंध प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, यानी कि व्यतिकरण। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और इंटरफेरेंस के बारे में आपको पता होना काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से समझ सके जो इंटरफेरेंस से, व्यतिकरण से रिलेटेड होंगे। तो आइए देख लेते हैं इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो किन्हीं 2 प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में
अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी दो प्रकाश तरंगे हैं, उनका अध्यारोपण प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण जो होता है वो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। आइए इसको समझ लेते हैं। माध्यम के कुछ बिंदुओं के प्रकाश तीव्रता सदैव अधिकतम होती है तथा कुछ बिंदुओं की प्रकाश तीव्रता सदैव कैसी होती है? न्यूनतम होती है। क्लियर है? समान आयाम के स्थिति में न्यूनतम प्रकाश तीव्रता शून्य होती है। याद रखिएगा, अगर दो तरंगे हैं उनका आयाम समान है तो उनकी जो स्थिति होगी, ठीक है, इस स्थिति में जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो कैसी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, कौन सी स्थिति में? न्यूनतम। क्लियर है? इस प्रकार स्क्रीन पर अधिकतम प्रकाश तीव्रता तथा न्यूनतम प्रकाश तीव्रता की क्रमागत पट्टियां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस को हम सही तरीके से देखेंगे क्या होता है। आप इस थ्योरी को देख लीजिएगा। जैसे ही इंटरफेरेंस का टॉपिक हमारा पहुंचता है डबल स्लिट व्यतिकरण पर, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, तो वहां पर इंटरफेरेंस को आपको सही तरीके से चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। तब तक के लिए देख लीजिएगा कि जिन्हें व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। अब देखिएगा, जो भी हमारे स्क्रीन पर व्यतिकरण के द्वारा क्रमागत पट्टियां दिखाई देती हैं, क्रमागत पट्टियां दिखाई देती हैं, और किसके कारण? अधिकतम प्रकाश तीव्रता और न्यूनतम प्रकाश तीव्रता की क्रमागत पट्टियां दिखाई देती हैं, तो उन्हें व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर कोई एक सोर्स है और यहां से लाइट की ये जो किरणें हैं वो यहां से निकल करके गई। क्लियर? लाइट की वेव निकल करके गई है, तो जो हमें डार्क सर्किल के रूप में हमने बना रखा है ये है श्रृंग, जिसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये डॉट 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 जो आपको दिखाई दे रही है ये है ट्रफ, जिसको हम बोलते हैं गर्त। क्लियर है? और ये श्रृंग और गर्त जो हम देख रहे थे वो किस तरीके से है, तो आप देख लीजिएगा। श्रृंग और गर्त हम किसको बोलते हैं कि पॉजिटिव आयाम में, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड की जो किरण होती है, जो टॉप व्यू होता है वो होता है श्रृंग, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, और निगेटिव आयाम की जो टॉप होता है वो होता है गर्त, जिसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो यहां पर यही दिखाया गया है कि यहां जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और यहां पर प्रकाश की तीव्रता निगेटिव होगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर है? निगेटिव में यहां पर आएगी और निगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में मिलेंगे तो वो शून्य हो जाती है। लेकिन यहां पर हमने ये कहा गया है कि जैसे ही समान आयाम के और समान तरंगदैर्ध्य की जो किरणें होती हैं वो आपस में अध्यारोपण करती हैं, तो हमें यहां पर एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है? समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। तो ये हम देख लेते हैं व्यतिकरण के प्रकार में। क्लियर है? तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। ये हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था। क्लियर? और क्या कहते हैं, जो भी प्रकाश का फ्रिंज हमें दिखाई देता है, प्रकाश की क्रमागत पट्टियां दिखाई देती हैं, मतलब एक डार्क और एक ब्राइट हमको पट्टियां दिखाई देती हैं। डार्क और ब्राइट पट्टियां कहां पर दिखाई देती हैं? देखिएगा, यहां से एक सोर्स है जो लाइट को यहां पर उत्सर्जित कर रहा है। अब हमने एक स्लिट लगाई हुई है जिसमें एक बारीक होल है, यहां से प्रकाश की किरणें चली। क्लियर? यहां से प्रकाश की किरणें चली और एक हमने आगे डबल स्लिट का जो यहां पर आपको दिखाया गया है, जो डबल स्लिट हमने लगाई हुई है इसमें दो होल हैं, तो उनसे प्रकाश तरंग यहां से निकलती हैं। और कैसे निकलती हैं? यहां पर श्रृंग और गर्त के रूप में प्रकाश तरंग चलती जाती हैं। तो देखिएगा, जब यहां पर दोनों स्लिट के होल से तरंग निकलती हैं तो एक दूसरे को कट करती है, यानी कि कहीं पर क्रस्ट मिल जाते हैं और कहीं पर ट्रफ मिल जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा क्रस्ट मिल रहे हैं और यहां पर ट्रफ मिल रहे हैं। तो जहां पर क्रस्ट मिलेंगे वहां पर हम देखेंगे कि ब्राइटनेस हमको दिखाई देगी, और जहां पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ दिखाई देगा
जहां पर ट्रफ और एक क्रस्ट जाकर मिलता है तो वहां पर हमें डार्कनेस दिखाई देगी। तो ये एक पर्दा लगा हुआ है, ये डबल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट है। तो सिंगल स्लिट से प्रकाश की किरण निकलेगी, डबल स्लिट में डबल होकर के ये प्रकाश की वेव चलती है गर्त और श्रृंग के रूप में, यानी कि ट्रफ और क्रस्ट के रूप में। तो हमने ये देखा कि ट्रफ और ट्रफ जहां पर कट करते हैं, जहां पर मिलते हैं, वहां पर ब्राइटनेस होती है। देखिएगा, ट्रफ और ट्रफ मिले और क्रस्ट मिले, यानी कि एक जैसे जहां पर गर्त और गर्त दिखाई दे और श्रृंग दिखाई दे, वहां पर कैसा होगा, ब्राइटनेस होगी। और जहां पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ दिखाई दे वहां पर डार्कनेस होगी। तो यहां पर देखिएगा, जहां पर सेम है यानी कि गर्त और श्रृंग यानी क्रस्ट और ट्रफ जहां पर मिल रहे हैं वहां पर ब्राइटनेस, और जहां पर एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ और क्रस्ट ट्रफ यहां पर मिल रहे हैं तो यहां पर होगा डार्कनेस। क्लियर? तो कैसे होगा, यहां पर आपको डार्क, यहां पर ब्राइट दिखाई देगा, यहां डार्क दिखाई देगा, फिर से यहां ब्राइट दिखाई देगा। कहां पर ब्राइट दिखाई देगा, जहां पर सेंटर होगा, सेंटर पर ब्राइट होगा, फिर से आपको डार्क दिखाई देने लगेगा और फिर से आपको ब्राइट दिखाई देगा। तो ये यहां पर पर्दे पर फ्रिंज के रूप में दिखाई देगा, यानी कि एक बार डार्क एक बार ब्राइट, एक बार डार्क और एक बार ब्राइट आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो इसी की हम बात कर रहे थे, जो यहां पर दिखाया गया है कि जो पट्टियां हमको दिखाई देती है, एक डार्क और एक ब्राइट, एक डार्क और एक ब्राइट, हमको जो पट्टियां दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज कहते हैं। इसीलिए दो कला संबंध प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण प्रकाश का क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई दो सोर्स है, उनसे निकलने वाले प्रकाश की तरंगे कैसी हैं, समान आयाम की हैं, समान तरंग धैर्य की हैं और समान प्रकृति की हैं। तो उनसे निकलने वाले प्रकाश का जो अध्यारोपण होगा, उससे प्रकाश ऊर्जा का जो पुनर्वितरण किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, व्यतिकरण कहलाएगा। तो जान लेते हैं व्यतिकरण के प्रकार क्या होते हैं। तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि संपोषी व्यतिकरण क्या कहलाता है, जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करती हैं, ठीक है, अधिकतम तीव्रता उत्पन्न करती है, तो कैसा होता है, संपोषी यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आइए देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर दो प्रकाश तरंगे दिखाई दे रही हैं जो सेम कला में चल रही हैं, और जब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का अध्यारोपण हुआ, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो तीव्रता है वो यहां पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, तीव्रता यानी कि बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहलाएगा संपोषी व्यतिकरण, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? यहां पर क्या हुआ, आयाम हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। तो यहां पर आयाम अगर बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं संपोषी। और विनाशी व्यतिकरण क्या कहते हैं, इसके विपरीत जब प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करती है, यानी कि न्यूनतम तीव्रता मतलब यह होता है कि जीरो, आपस में एक दूसरे को कट कर जाएं, तो उस अध्यारोपण को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। आइए इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो वेव, प्रकाश की दो वेव हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये समान कला की दोनों वेव नहीं है, और जब ऐसी वेव आपस में अध्यारोपण करती है तो हमें प्रकाश की तीव्रता शून्य मिलती है। कैसी मिलती है, प्रकाश की तीव्रता शून्य मिलती है। और जब प्रकाश की तीव्रता शून्य मिलती है तो इसी को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, यानी कि कोई दो वेव हैं जो समान कला की नहीं है, तो उनका जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो हमें कैसे मिलेगी, शून्य मिलेगी, जब उन दोनों का अध्यारोपण कराएंगे। तो प्रकाश के व्यतिकरण के कुछ उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। आपने अधिकतर देखा होगा बरसात के दिनों में सड़क पर क्या होता है, जो केरोसिन गिर जाता है तो उसमें आपको रंगीन कुछ परतें दिखाई देती हैं सूर्य के प्रकाश के कारण। तो वो क्या है, व्यतिकरण का उदाहरण है। और आपने ये भी देखा होगा कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, हमने ये देखा है कि साबुन का कोई बुलबुला है, उसके ऊपर रंगीन परत दिखाई देती है जो सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देती है, वो क्या है, वो भी एक व्यतिकरण का उदाहरण हम कह सकते हैं। नोट पॉइंट हमने दे रखा है, तो देख लीजिए क्या है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं। क्लियर है?
ये आप समझ लीजिएगा कि व्यतिकरण किस तरीके से हम बता सकते हैं। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। या तो प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है या प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। तो अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो उसको कैसा व्यतिकरण कहेंगे? उसको कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। और अगर प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी यानी कि शून्य हो जाएगी तो उसको कैसा व्यतिकरण कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलकर आपस में अध्यारोपण करती हैं और उनके फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परिवर्तन होती है, घटती है या बढ़ती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण बोलते हैं। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध, जिसको हम बोलते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल जीवन क्लासेस में। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक न्यूमेरिकल टाइप डेरिवेशन है जिसमें आप देखेंगे कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध यानी कि कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे कि इसका परिणामी आयाम क्या होगा, परिणामी तीव्रता क्या होगी, और संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए दोनों के लिए कालांतर हम किस तरीके से न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण का जो कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। व्यतिकरण के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी जो फॉर्मूले निकलेंगे वो इसी टॉपिक से निकलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।